और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार इंटर परीक्षा 2026 के MCQ क्वेश्चन। तो पढ़ेंगे 12th का है केमिस्ट्री का आज, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पूरी किताब का निचोड़ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पूरी किताब का वन शॉट की तैयारी सिर्फ एक वीडियो से। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं न करते हुए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छा रुकिए, पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को और भी प्रेस कर दीजिए। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अंतिम में लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लाइक कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरा पूरा VVI क्वेश्चन लाए हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आ जाएगा, बिंदु दोष किसे कहते हैं। तो हमारा बिंदु दोष हो जाएगा उत्तर, जब ठोस के अवयवी कोणों की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर विलुप्त हो जाती है तो ठोस में एक दोष उत्पन्न होता है जिसे बिंदु दोष कहते हैं। और इसी क्लास में हम ये लोग याद करते चलेंगे। और चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ये फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष क्या है? तो फ्रेंकल दोष हमारा हो जाएगा, उत्तर देखते हैं, जब किसी आयनिक ठोस के धन आयन विस्थापित होकर अंतराकाश में चले जाते हैं तो ठोस में एक दोष उत्पन्न होता है जिसे फ्रेंकल दोष कहते हैं, और इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है। इस ठोस के कारण घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा चित्र भी बनाया हुआ है और चित्र के मामले से ये समझाया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा हम इस क्लास में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 10 से 15 मिनट का क्लास होगा, लेकिन पूरा क्लास में पूरा VVI लेके आए हैं हम। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत है, लेकिन आज समय नहीं है तो ज़्यादा देर क्लास नहीं लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है ये, तो शॉर्ट की दोष से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट की दोष क्या है? शॉर्ट की दोष से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, जब किसी अवयवी ठोस के समान धनायन एवं ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं तो ठोस में एक दोष उत्पन्न होता है जिसे शॉर्ट की दोष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके कारण हमारे घनत्व में, ठोस के घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजन ठोस। सहसंयोजन ठोस अथवा नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? तो हमारा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, वैसा ठोस जिसका अवयवी कण अधातु के परमाणु होते हैं तथा जो स्वसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजन ठोस कहा जाता है। और ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा, जैसे में हो गया हमारा जैसे में हो गया हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन आदि हो जाएगा हमारा सहसंयोजन ठोस। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे, ठोस कठोर क्यों होते हैं? तो हम ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस कठोर होने का रीजन है, ठोस के अवयवी कण परवल आंतरिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं तथा यह अत्यंत निविड़ संकुलन होते हैं। इसके कण मध्य स्थिति में दोलन करती है। यही कारण है कि हमारा ठोस कठोर होते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आ गया, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोस का आयतन हमारा निश्चित क्यों होता है? तो ये हो जाएगा हमारा, ठोस के अवयवी कण परवल आंतरिक आकर्षण बंधन बल से जुड़े होते हैं या लगे होते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण यह स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं। यह अपने मध्य स्थिति में ही डोली होती है, इसलिए ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोस के निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय ठोस तथा क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकृत कीजिए। तो ये ठीक है, पहले हमारा दिया है ऐसे, ये तो उतना VVI है तो नहीं है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी VVI की क्लास लेके आए हैं, इसलिए इसमें जो मेन टॉपिक हो उसी को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? तो कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बहने की प्रकृति होती है। और ये हमारा आ गया, अच्छा इस चित्र को हटा दिया, इसको काट हटा देते हैं। अब कांच को अतिशीतित ठोस इसलिए
कांच को अतिस्थिति ठोस कहते हैं। इसके कण की द्रव के समान प्रवाह का गुण पाया जाता है, या इसके कणों में अतिमंद प्रवाह का गुण पाया जाता है। यही कारण है कि कांच को अतिस्थिति द्रव माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आयनिक ठोस अथवा आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या करना है हमारा, हमको व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं, हमारा उत्तर हो जाएगा आयनिक ठोस जब गलित अवस्था में होते हैं तब इसका आयतन मुक्त रूप से गतिशील होते हैं, जिसके कारण यह चालक के समान कार्य करता है, परंतु ठोस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते हैं, अतः यह ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन है। तो किस प्रकार के ठोस विद्युत का चालक आघातवर्ध्य तथा तन्य होते हैं? तो धात्विक ठोस को विद्युत का चालक आघातवर्ध्य और तन्य माना जाता है। तो हमारा धात्विक ठोस आंसर हो जाएगा शॉर्ट में। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? तो जालक बिंदु हमारा हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की प्रदर्शन करने वाला बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। ठीक है, याद हुआ? अच्छा दोबारा से पढ़िए, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को प्रदर्शित करने वाला बिंदु को जालक बिंदु कहा जाता है। अथवा इसका एक और उदाहरण है, क्रिस्टल जालक जब प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कणों को निरूपित करता है, जिसे क्रिस्टल बिंदु भी कहा जाता है। तो ये तो उतना अच्छा है नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए चलिए देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाले पिरामिड के नाम बताइए। तो हमारा इसका नाम बताना है, तो फर्स्ट में हो जाएगा हमारा एकक कोष्ठिका को अभिलक्षणित करने वाला 6 पिरामिड है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा बिमाई ए, बी एवं सी जो परस्पर लंब हो सकते हैं और नहीं भी। कैरो के मध्य अल्फा बीटा एवं गामा होता है हमारा। ठीक है, ये भी उतना बीबीआई था नहीं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा, 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। विभेद करना है हमारा, षष्ठकोणीय एवं एक नांतर कोष्ठिका, फलन केंद्रक और अत्यंत एकक कोष्ठिका। तो हमारा पहला का जो हो जाएगा, षष्ठकोणीय एवं एकांतर एकक कोष्ठिका निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो हमारा अंतर यहाँ पे बताया गया है। ये हमारा एक डायग्राम बनाया गया है, इसी में हमारा ये षष्ठकोणीय हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए षष्ठकोणीय को देखते हैं हम। षष्ठकोणीय एकक कोष्ठिका, इसमें ब्रेवस जालक होते हैं और इसमें एक ब्रेवस जालक होते हैं और इसमें 2 ब्रेवस जालक होते हैं। इसकी बीमा ए बराबर तो बी होते हैं, लेकिन बी ए नॉट इज इक्वल टू हमारा सी हो जाएगा, और इसमें ए नॉट इज इक्वल टू सी और बी नॉट इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, और अक्षीय कोण होता है हमारा अल्फा इजिकल टू बीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और गामा इजिकल टू 120 डिग्री हो जाएगा। और इसका अक्षीय कोण हो जाएगा हमारा अल्फा इजिकल टू गामा बराबर 90 डिग्री, और बीटा भी हमारा अकेले 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा षष्ठकोणीय एकक कोष्ठिका और एक नांतक एकक कोष्ठिका में हमारा अंतर हो गया ये। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रिक और अत्यंत एकक कोष्ठिका निम्नलिखित अंतर है। हमें इसमें अंतर बताना है, एफसीसी और बीसीसी में हमें अंतर बताना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्या अंतर दिया गया इसमें। पहले देख लेते हैं फलक केंद्रिक एकक कोष्ठिका का, पहले देखते हैं। इसके अवयवी कण प्रत्येक कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी होते हैं एक, और इसके कण अत्यंत एकक कोष्ठिका, इसके अवयवी कण प्रत्येक कणों के अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलक पर भी होते हैं, और इसमें 4 परमाणु होगा और इसमें हमारा 2 परमाणु हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर की, चांदी विद्युत का
अच्छा चालक है कि चांदी विद्युत का अच्छा चालक है क्यों? तो हमारे उत्तर दिया गया है चांदी से विद्युत धारा अधिक प्रवाह होती है इसके चाल क्योंकि इसकी चालकता 10 के पावर 4 से 10 के पावर 4 माइनस 10 के पावर 7 प्रतियों प्रति मीटर वाले धातुओं का उपयोग होता है इसमें बनने में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और बाबू जितना हम ये क्वेश्चन है ना सब बिहार बोर्ड के लिए पूरा वीवीआई सब्जेक्टिव हम लेके आए हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा उपसर संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं? जैसे सीसीपी और बीसीसी में उपसर संयोजन संख्या बताना है हमें। ठीक है, तो उत्तर देख लेते हैं हमारा क्या है। उत्तर हो जाएगा हमारा अवयवी कण अपने पड़ोस के जितने भी गोले को स्पर्श करता है उसी संख्या को उपसर संयोजन संख्या कहते हैं। तो हमारा सीसीपी का उपसर संयोजन संख्या हो जाएगा हमारा 12, राइट आंसर हो जाएगा। और बीसीसी का हमारा उपसर संयोजन हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, और जो सीसीपी है और एफसीसी का भी हमारा 12 उपसर संयोजन संख्या हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया क्या, शॉटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष के बीच हमारा अंतर पूछा है। और ये बाबू ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो हम अंतर देख लेते हैं, अंतर क्या दिया गया है। शॉटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष के बीच निम्नलिखित अंतर दिया गया है। ठीक है, देखते इसमें एक समान संख्या में धन आयन एवं ऋण आयन विलुप्त हो जाता है। तो ये हमारा हो गया क्योंकि परिभाषा का भी काम करेगा और ये वाला भी परिभाषा का भी काम करेगा और ये वाला भी परिभाषा का हमारा काम करेगा। ठीक है, और इसे फ्रेंकल दोष देखते हैं। इसके धन आयन विस्थापित होकर अंतराकाश में चले जाते हैं। ठीक है, और शॉटकी दोष फिर देखते हैं। इसके कारण इसका घनत्व घटता है लेकिन इसके कारण इसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि यह अपवर्तित रहता है। ठीक है, और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह अगला हमारा आंसर टॉपिक है क्या, इसका स्थायित्व एवं चालकता बढ़ता है और इसका स्थायित्व एवं चालकता घटता है। ठीक है, चलिए इसमें इतना दिया है लेकिन आपको इतना लिखना नहीं, बस 2-3 यंत्र पूछेगा आपको। और देख यह है हमारा, इसके धन आयन एवं ऋण आयन का आकार लगभग समान होता है। यह वैसे ठोस में पाया जाता है जिसमें धन आयन एवं ऋण आयन के आकार में बहुत अंतर होता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट, बहुत चेंजेस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो उतना वीवीआई नहीं है तो इसको हटा भी सकते हैं। ये देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, हो जाएगा निम्नलिखित यौगिक में किस के रासायनिक आबंध में आयनिक अभिलक्षण होते हैं, LiCl अथवा KCl। तो हमारा हो जाएगा LiCl हो जाएगा हमारा, क्योंकि Li का आकार K से बहुत छोटा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा 19 नंबर है, पूछा है फेर चुंबकीय, कहाँ से आ गया, 19 नंबर में पूछा हमारा फेरो चुंबकीय तथा पराचुंबकीय में हमें अंतर बताना है इसमें। तो चलिए पहले फेरो चुंबकीय को देख लेते हैं। तो हमारा फेरो चुंबकीय हो जाएगा वैसा पारचुंबकीय पदार्थ जो बाहरी आरोपित विद्युतीय क्षेत्र हट लेने के बावजूद चुंबकीय गुणों का प्रदर्शित करता है, फेरो चुंबकीय कहलाता है। ठीक है, और हमारा हो जाएगा ये पराचुंबकीय में हमारा हो जाएगा वैसा पदार्थ जिसके ऑर्बिटल में उपयुक्त इलेक्ट्रॉन हो तथा बाहरी आरोपित चुंबकीय गुणों में प्रदर्शित करता है, पाराचुंबकीय कहलाता है हमारा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर एफ केंद्र क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा एफ केंद्र क्या है, पूछा है एफ केंद्र क्या है। तो कहाँ से आ जा रहा है यार, एक मिनट रुकिए, इसको हटाते हैं पहले। हाँ, आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो हमारा पूछा है एफ केंद्र क्या है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भारी ऋणायन यार क्या हो रहा है,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भारी ऋणायनिक रिक्तियों को एफ केंद्र दोष भी हमारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल क्या है। फोटोवोल्टिक सेल हमारा हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा हमारा अक्रिस्टलीय सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सेल के रूप में कार्य करते हैं। यह सूर्य का प्रकाश विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है भाई, अभी जो है हमारा ये सिस्टम बढ़िया से काम नहीं कर रहा है। तो देखिए कितना तक क्वेश्चन हो पाता है। अभी तो 22 नंबर क्वेश्चन हो गया है। तो आयनिक ठोस किसे कहते हैं। आयनिक ठोस हमारा हो जाएगा, आयनिक ठोस हमारा वैसा क्रिस्टल जिसके धनायन एवं ऋणायन से बने हो। सिंपल भाषा में बोले तो वैसा क्रिस्टल जो आयनों से मिलकर बने हो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। ये हमारा सिंपल इसका डिफिनेशन हो गया। तथा जो प्रबल गुलामी बलों द्वारा बंधित हो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस में हमारा हो जाएगा हो जाएगा सोडियम है, KCl है, NaNO3 हो जाएगा हमारा आयनिक ठोस। और यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है हो जाएगा हमारा 23 नंबर क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करना। तो ये तो मेरे साइज से ऊपर हो गया है, अब आ गया तो चलिए इसको बता देते हैं। इसका ग्राफ बनाया गया है। इसका सिंपल अंतर फर्स्ट में आपको डिफिनेशन लिख देना है और बाद में उसका गुण लिख देना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। जैसे इसको अलग अलग कर देता हूँ। इसका निश्चित आकृति इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति हुई, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। इसके कण दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं, लेकिन इसके कण लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, और यह विसमदैशिक होता है और ये अक्रिस्टलीय समदैशिक होते हैं। इसमें पूर्ण विदलन पाया जाता है, लेकिन इसमें अल्प विदलन पाया जाता है। ये हमारा हो गया क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा कितना नंबर, अच्छा उसी में अंतर दिया गया है। अंतर हमारा उतना ही याद कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा याद भी नहीं होता है। ऐसे हमारा पूछा है किसी गोल की मोलारता एवं मोलालता में अंतर स्पष्ट करना है हमें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मोलारता एवं मोलालता निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो हम पहले मोलालता का देखते हैं। मोलालता का तो इसका अंतर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फर्स्ट अंतर लिखना है हमें प्रति लीटर विलियन में घुले मूलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। मतलब फर्स्ट में इसका डिफिनेशन हमें लिख देना है और इसमें भी वही करना है। फर्स्ट में हमें इसका डिफिनेशन लिख देना है किसी विलियन की मूलों की संख्या नहीं भाई यार, किसी विलियन की मोलालता 1 kg विलियन में 1 kg विलायक में घुले विलय की मूलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा यह ताप द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन यह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर हो जाएगा और इसका मात्रक मोल प्रति केजी हो जाएगा। इसे बड़ी एम से सूची करते हैं, लेकिन इसे छोटी एम से सूची करते हैं हमारे मोललता को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मोल प्रभाष की व्याख्या करना है हमें। और ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में, पूरे 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। तो हमें मोल प्रभाष बताना है। मोल अंश एवं मोल प्रभाज में अंतर नहीं, मोल अंश और मोल प्रभाज, इसका डिफिनेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। किसी बिलियन में किसी घटक का सेल मोल प्रभाज तथा उस घटक के मूलों की संख्या बिलियन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात होता है। ठीक है, और इसे जो है इसे बड़ी एक से सूचित करते हैं। और आगे चलिए, आगे हमारा दिया हुआ है माना कि एक बिलियन में विलय के मूलों की संख्या n तथा विलय के मूलों की संख्या n है। तो हमें हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा कुल मूलों की संख्या ए छोटी n प्लस बड़ी n हमारा हो जाएगा इसका अति सूत्र। और उसी के आगे हमारा यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है। सूत्र फर्स्ट में बताया गया है विलय का मूल प्रभाज बताया गया। तो विलय का मूल प्रभाज में हो जाएगा हमारा विलय के मूलों की संख्या बटा बिलियन के कुल मूलों की संख्या। और इसका सूत्र हमें नीचे बताया गया है
इसका सूत्र हमारा है x2 बराबर छोटी n प्लस बड़ी n, छोटी n बटा बड़ी छोटी n प्लस बड़ी n, ठीक है। तो ये अंतिम क्वेश्चन ही है। और दूसरे में हमारे दिया हुआ है विलायक के मूल प्रभाज्य x1 है हमारा, ठीक है। तो विलायक के मूल प्रभाज्य की संख्या विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात होता है, ठीक है। तो जहाँ इसका हो जाएगा आंसर, सूत्र ये हो जाएगा विलायक के मूल प्रभाज्य बराबर बड़ी n बटा छोटी n प्लस बड़ी n, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये उसी को सॉल्व किया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन बता रहा है, अगला क्वेश्चन है क्यों किसी तरल में उड़नशील ठोस घुल्ले डालने पर उसके वाष्प दाब की में कमी आ जाती है। जो और ये हमारा 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आप तो जानते हैं कि 2018 में कितना हार्ड क्वेश्चन आया था। तो ये ऐसे हम तो लोग तो बना देंगे। तो हमारा हो जाएगा जब किसी तरल में उड़नशील ठोस घुल्ले को डाला जाता है तो उड़नशील घुल्ले के कारण वाष्पशील विलायक के सतह पर आ जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब में कमी आ जाती है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आदर्श एवं अनादर्श विलयन या घोल क्या है। हमारा आदर्श या अनादर्श विलयन या घोल क्या है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आदर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर सेल्सियस नहीं, यहाँ हमारा राउल हो जाएगा। राउल उसको हमने हटा दिया है। तो राउल के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया बेंजीन दिया गया है, टालुइन दिया गया है। और एक मिनट चलिए अब आदर्श घोल के गुण यहाँ पे दिया गया है। आदर्श घोल के गुण दिया गया हमें। और ये हमारा फर्स्ट गुण हो जाएगा यह राउल के नियम का पालन करता है, ठीक है। यह ए बी आकर्षण तथा बी बी आकर्षण एवं नहीं, ये मुझे लगता है गलती दिया हुआ है। एक मिनट मैं इसको पर यहाँ से हटा देता हूँ। एक मिनट इसको पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, हो गया हमारा। और इसमें हो जाएगा इसमें होता है अब यार एक मिनट इसमें हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा हमारा आकर्षण। और हमारा हो जाएगा और ए होगा तो हमारा हो जाएगा प्रतिकर्षण हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम